जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो डार्विन था उसकी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो हमें क्या बताती है। जब भी हम एवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही साइंटिस्ट आता है, वो है डार्विन। डार्विन एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अब डार्विन जो है वो पैदा हुआ इंग्लैंड में इन 1809। ये वो सेम साल था जिसमें जो लमार्क था ही पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन once went to an expedition on Beagle to South American coastline, कि वो साउथ अमेरिका की तरफ एक सफ़र की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पे जाके उसने मुख्तलिफ फ्लोरास और फौनास देखे, एनिमल्स देखे, प्लांट्स देखे, बर्ड्स देखे। तो उसने देखा, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो उसने कुछ वहाँ से रिजल्ट निकाले, कुछ उसने नतीजा अखज़ किया और वही नतीजा फिर बाद में एवोल्यूशन की बेस बनाकर उसने आगे पेश किया। अब उसने कहा कि जो साउथ अमेरिकन मेनलैंड है जहाँ पे वो गया था, उसके आसपास आसपास कुछ आइलैंड्स थे, जिस तरह एक गैलापेगस आइलैंड है। जो वहाँ की स्पीशीज हैं गैलापेगस की, वो और साउथ अमेरिकन मेनलैंड की स्पीशीज आपस में समवट सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं। ठीक है, लेकिन जो गैलापेगस है उसकी जो स्पीशीज हैं वो यूरोप की स्पीशीज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। जब उसने फॉसिल्स ऑब्जर्व किए गैलापेगस के, तो जो फॉसिल्स थे गैलापेगस के, ऑल्दो वो साउथ अमेरिकन मेनलैंड से तो कुछ हद तक मिलते जुलते थे, लेकिन वो जो फॉसिल्स थे वो मॉडर्न स्पीशीज से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने जो है वो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात की कि हो सकता है जो गैलापागोस आइलैंड है, वंस इट वुड बी अ पार्ट ऑफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साउथ अमेरिकन कोस्टलैंड की, समझिए साउथ अमेरिकन कोस्टलैंड है। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि हो सकता है पहले गैलापागोस आइलैंड इसी का पार्ट हो और बाद में ये अलहदा होके इससे दूर चला गया हो, मतलब कुछ इस तरह का सीन हो गया हो। अभी मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला ग्रीन शो करूँ जिस वाले पार्ट को, ये गैलापागोस का पार्ट था और ये यहाँ से जाके इस तरफ अलहदा हो गया यूं करके। ठीक है, अब जो यहाँ की स्पीशीज होंगी, जाहिर है पहले तो इन सब के सेम स्पीशीज चल रही थी ना, लेकिन जब जब ये दोनों अलहदा अलहदा हो गए, अब यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यहाँ की सराउंडिंग्स इसके चेंज हो गई एनिमल्स प्लांट्स के लिए। तो उन्होंने अपने आप को इस लिहाज से अडेप्ट करने के लिए अपने अपने अंदर चेंजेस किए। वो चेंजेस जो थे उसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो चेंज हुई और एक बिल्कुल नई स्पीशी वजूद में आना शुरू हो गई। तब उसने वहां से फिंचेस इकट्ठी की, कुछ चिड़ियां इकट्ठी की, तो उसने देखा कि वो जो फिंचेस थी वो आपस में तो काफी मिलती जुलती थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल मुख्तलिफ स्पीशीज लग रही थी। ठीक है, और वो खास तौर पे सिर्फ उसी आइलैंड पे मौजूद थी, या वो जो जो आइलैंड्स थे उसके आसपास, मतलब यहाँ पे एक आइलैंड और बन गया, एक आइलैंड और बन गया, ऐसे टूट के। तो उसने कहा कि ऑल्दो ये उस मेन लैंड से तो मिलती जुलती हैं, लेकिन ये यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट है और ये आपस में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और ये डिफरेंस जो आया है ये अडेप्टेशन के लिहाज से आया है, कि जो जिस जगह पे रहा उसने अपने आप को उस लिहाज से अडेप्ट किया और अपने अंदर उस तरह के चेंजेस लेके आया, और उन चेंजेस की वजह से एक नई स्पीशी वजूद में आ गई। अब इस बात को बुनियाद बनाते हुए डार्विन ने 2 पॉइंट पेश किए। हम पहले उन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, वही डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। फर्स्ट जो उसका पॉइंट था वो था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या है? जो डार्विन था ही बिलीव्ड इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ। अब इस बात का मतलब क्या है? परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ का मतलब ये है कि उसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके कॉमन एंसेस्टर पे मिलेंगे। मतलब जब हम उनको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, उनके आबाओ अजदाद की तरफ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सबके जो आबाओ अजदाद हैं वो सेम निकलेंगे, एक ही होंगे। उसने इस बात की मिसाल दी एक दरख्त की तरह, कि इंसानी या जो सॉरी जो तारीख है लाइफ की, हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है वो एक दरख्त की तरह है,
कि जैसे हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि ऐसे मैं इसकी रूट्स ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आगे इसको एक स्टेम के ज़रिए आगे फैला देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे यूँ जा रहा है इस ट्रंक से, इसको बना रहे हैं यूँ। उसने इस बात को कुछ यूँ रिप्रेजेंट किया कि उसने कहा, फॉर एग्जांपल एक स्पीशी हमारे पास ये है, एक स्पीशी ये है, एक स्पीशी ये है, ये है, ठीक है। मैंने 4 डिफरेंट स्पीशीज की बात की यहाँ पे। अब ये स्पीशीज आपस में समवट रिलेटेड हो सकती हैं, ये स्पीशीज से डिफरेंट हो सकती है, ये स्पीशी भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। उसने कहा जब इनको हम लोग इनको ट्रेस करते हैं ना यूं पीछे इनके एंसेस्टर्स की तरफ, जिस तरह हम इसको लेके आए इस वाले को, तो यहाँ पे आके यहाँ मिल रहा है, और इसको लेके तो ये भी यहाँ मिल रहा है, इसको भी लेके तो ये भी यहाँ पे आके मिल रहा है, और ये भी सिमिलरली यहाँ पे आके मिल रहा है। तो उसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जितनी भी स्पीशीज हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो कॉमन है। और जो नई स्पीशीज जितनी बनी है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक के आबाओ अजदाद यहाँ से स्टार्ट हुए, अब फिर जब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर गए तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया उस लिहाज से, और अपने अंदर चेंजेस लेके आए, और एक नई स्पीशी वजूद में आना शुरू होगी हर अडेप्टेशन के लिहाज से। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो वही बात है जो लमार्क ने की थी। तो फर्क इस बात का है दोनों में कि जो लमार्क था वो बात करता था इंडिविजुअल की, लमार्क बात करता था इंडिविजुअल एवोल्यूशन की। लेकिन जो हमारे पास डार्विन थे वो बात करते थे पॉपुलेशन की एवोल्यूशन की, ये पूरी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन किस तरह आती है। तो ये तो हम अभी भी देखते हैं कि जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, तो देख जिस तरह नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इसी तरह है ना, हम अपनी मर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको आगे प्रमोट करवा रहे होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स हमें पसंद नहीं होते हम उनको वहां पे रोक देते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इज समवट सिमिलर टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, या हम इस बात को उल्टा कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब फर्स्ट पॉइंट जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, इस बात का मतलब क्या है कि डिसेंट मतलब नीचे आना विद मॉडिफिकेशन। कि अब देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले हम कहते हैं हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था, उस वो मतलब जब उसमें कुछ एनवायरनमेंट में गया किसी में, तो अपने अंदर चेंजेस लेके आया, उस चेंज के बदले में एक नया ऑर्गेनिज्म बना, फिर वो अपने अंदर नए चेंजेस लेके आया, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना, और इस तरह करते 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 एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशी बन गई जो उस एनवायरनमेंट के लिए फुली सूटेबल था। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मॉडिफिकेशन के रिजल्ट के वजूद के रिजल्ट में वजूद में आए हैं। अब अगर हम बात करें कि नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन जो उसका दूसरा पॉइंट था, उस लिहाज से तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे जो आपको इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। अब नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन में क्या बात आ रही है, उसने कहा कि वो वाली पॉपुलेशन या पॉपुलेशन की वो स्पीशीज जो कि अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से अडेप्ट करती हैं, जो उस एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन होती हैं, वही जो है आगे प्रमोट होती हैं, वही आगे बढ़ती हैं, और जो दूसरी स्पीशीज होती हैं या तो ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। अब उसकी ये बात 4 ऑब्जर्वेशंस पे बेस कर रही थी, जो उसने ऑब्जर्व की थी चीज़ें। तो पहली बात उसने जो की वो उसने की ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ओवर प्रोडक्शन से मुराद ये है
कि जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी स्पीशीज हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं जितनी एनवायरनमेंट को ज़रूरत होती है। अब जब ज़ाहिर है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब एक एक सीट है, एक जगह है, वहाँ पे हमें चाहिए एक कैंडिडेट, ठीक है, और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है 500। तो जाहिर है फिर क्या होगी, ये कैंडिडेट्स की ओवर प्रोडक्शन है, ठीक है। अब ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा, उनमें एग्जिस्टेंस के लिए या उनके लिए जॉब हासिल करने की स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर एक सीट होती है और दो बंदे होते हैं तो स्ट्रगल शायद इतनी ना होती, लेकिन एक सीट है, ठीक है, और जो लोग अप्लाई करने वाले हैं वो 500 हैं, तो ज़्यादा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दो लोग होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सीट के लिए, तो हो सकता है वो एक भी कॉम्पिटेंट ना हो उस सीट के लिए, हमें मजबूरी में उसको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 500 लोग होंगे तो उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उस सीट के लिए परफेक्ट होगा, तो उस परफेक्ट आदमी को सीट के लिए चूज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, स्पीशीज हैं, वो एनवायरनमेंट जितना सपोर्ट कर सकती है उससे ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। अब वो आपस में स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो है रिसोर्सेज तो उतने ही हैं जितने पहले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे वो आगे आ जाएंगे, जो बेहतरीन होंगे वो आगे आ जाएंगे, जो कम अच्छे होंगे, जो ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे, वो फिर पीछे रह जाएंगे। अब इस बात का मतलब वो कैसे लेता है, उसने कहा कि जब पहले हमारे पास जिराफ थे वो दो किस्म के थे, एक थे लॉन्ग नेक जिराफ, यहाँ पे लिख देते हैं, और दूसरे थे शॉर्ट नेक वाले जिराफ। अब लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक जिराफ में क्या फ़र्क है? जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे वो जो बड़े बड़े दरख्त उनसे पत्ते खा सकते थे, लेकिन जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो वहां से पत्ते नहीं खा सकते थे बड़े दरख्तों से। जब जमीन से पत्ते खत्म होना स्टार्ट हो गई, घास खत्म होना स्टार्ट हो गई, तो फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बढ़ गई। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बढ़ गई। दूसरा पॉइंट हमारा है स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये है कि लॉन्ग नेक वाले जिराफ ने भी ओवर प्रोडक्शन की, बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, और शॉर्ट नेक वाले जिराफ भी बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन जो है लॉन्ग नेक वाले जिराफ, ज़ाहिर है वो उस एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अडेप्टेबल थे, ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया। जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो इतने ज़्यादा उनके लिए सूटेबल नहीं थे एनवायरनमेंट के लिए, तो वो फिर कम होना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट के लिए वो वही जो है एनवायरनमेंट उसको सिलेक्ट करेगा। तो अब इनमें से एनवायरनमेंट के लिए जो फिट था वो कौन सा था? वो था लॉन्ग नेक वाला जिराफ। इसका मतलब लॉन्ग नेक वाले जिराफ को सिलेक्ट कर लिया गया और शॉर्ट नेक वाले जिराफ को आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म कर दिया गया। अब इसी के नतीजे में जो चीज हुई उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता फिर लॉन्ग नेक वाले जिराफ जो हैं वो आगे आ गए, और जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ हैं वो खत्म हो गए। और इसी के नतीजे में जो आने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक जो फेवरेबल थी एनवायरनमेंट के लिए लॉन्ग नेक वाली, उसको उन्होंने अडैप्ट कर लिया, और जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो खत्म हो गए। तो इसी के नतीजे में जो नई स्पीशी बनी उसको हम कहते हैं ये एवोल्यूशन है। तो इट वाज ऑल अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।